क्या 2027 की सियासत के लिए है संभल हिंसा रिपोर्ट? इस रिपोर्ट से आखिर किसे हो सकता है फायदा? मुसलमान तुर्क और पठान मुसलमान कैसे आमने सामने? क्या हिंदू बस्ती को जलाने की 24 नवंबर 2024 को थी तैयारी? आज पोस्टमार्टम होगा संभल हिंसा में तैयार की गई रिपोर्ट का, जिसे सरकार को सौंप दिया गया है और कहा यह जा रहा है कि आगे आने वाले विधानसभा सत्र में संभल हिंसा रिपोर्ट पर सत्ता पक्ष और विपक्ष में जंग छिड़ेगी। तो वहीं बड़ा सवाल ये है कि क्या 2027 के चुनाव से पहले ये रिपोर्ट चुनाव तक उत्तर प्रदेश का माहौल बदल पाएगी? नमस्कार, विजन यूपी देख रहे हैं आप और वीडियो को अंत तक देखने के साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। 24 नवंबर 2024 को संभल में हुई हिंसा आप सब ने देखी। सरकारी आंकड़ों की माने तो 4 लोगों की इस हिंसा में जान चली गई। लेकिन कहानी यहाँ से शुरू नहीं होती। इसके लिए आपको घटना के 5 दिन पहले यानी 19 नवंबर 2024 की तारीख पर लिए चलते हैं, जहां संभल के जिला एवं सत्र न्यायालय चंदौसी में कैला देवी मंदिर के महंत ऋषिराज गिरी द्वारा एक याचिका डाली जाती है। इस याचिका में हिंदू पक्ष ने दावा किया कि संभल की जामा मस्जिद असल में हरिहर मंदिर है। हिंदू पक्ष ने दावा किया कि 1526 से 1529 के बीच आक्रांता बाबर ने अपने सेनापति मीर हिंदू बेग के जरिए इस मस्जिद का निर्माण कराया था। वापस आते हैं 19 नवंबर की तारीख पर, जब महंत ऋषिराज गिरी ने कोर्ट से संभल की शाही जामा मस्जिद का सर्वे कराने के लिए अनुमति मांगी। कोर्ट के अंदर मामला तब पलट गया जब सिविल जज सीनियर डिवीजन आदित्य सिंह ने मस्जिद के अंदर सर्वे करने का आदेश दे दिया। कोर्ट ने रमेश सिंह राघवन को एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त किया और उसी दिन देर शाम लाव लश्कर के साथ सर्वे टीम शाही जामा मस्जिद पहुंच गई। इस दौरान करीब 2 घंटे तक मस्जिद के अंदर सर्वे चला, लेकिन रात हो जाने के कारण भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सर्वे टीम वापस लौट गई। इसके बाद अगली तारीख आती है 24 नवंबर की, जिस दिन सर्वे के काम को फिर शुरू किया गया। सुबह 7:35 पर सर्वे टीम दोबारा मस्जिद के अंदर दाखिल होती है, जिसके साथ डीएम डॉक्टर राजेंद्र पेंजिया और एसपी के विश्नोई साथ में अंदर जाते हैं। इसके बाद 8:50 के करीब जामा मस्जिद के पीछे से जाने वाले मेन रोड को कोट गरवी पर लोगों की भीड़ जमा हो जाती है। कोट गरवी ही वह जगह थी जहां पर पूरा बवाल हुआ और गाड़ियों को आग लगा दी गई। 2 से 3 हजार लोग अल्लाहू अकबर के नारे लगाने लगे। भीड़ को रोकने के लिए पुलिस के द्वारा अनाउंसमेंट किया गया, लेकिन भीड़ उग्र रूप से आगे बढ़ने लगी। करीब 5 मिनट तक ये सब चला, जिसके बाद मस्जिद के चारों तरफ पुलिस का जो सुरक्षा घेरा था उसे मस्जिद के पीछे इसी रोड पर बुला लिया गया और साथ में डीएम और एसपी के विश्नोई भी पहुंचे। भीड़ को समझाने का प्रयास किया, तभी भीड़ से अचानक एक पत्थर फेंका गया। इतने में पुलिस कुछ समझ पाती कि तभी भीड़ की तरफ से जमकर पथराव शुरू हो गया। पुलिस बल पीछे हटते हुए बचाने की कोशिश करता है, तभी छतों से महिलाओं के द्वारा भी पत्थर फेंके जाने लगे, जिसमें दर्जनों पुलिसकर्मी घायल हुए। जिसके बाद पुलिस ने भीड़ को रोकने के लिए आंसू गैस के गोले दागे, लेकिन भीड़ और ज्यादा उग्र हो गई, जिसके बाद पुलिस के द्वारा रबर बुलेट का इस्तेमाल किया गया। इस बीच भीड़ ने गलियों में जाकर गाड़ियों में आग लगाई और उपद्रव करना शुरू किया, जिसके जवाब में पुलिस ने लोगों को खदेड़ने के लिए लाठीचार्ज शुरू किया। भीड़ की तरफ से बार बार उकसाने वाले नारे लगाए जा रहे थे, जिसमें पुलिस और सर्वे टीम को टारगेट करने की बात कही जा रही थी। स्थिति और ज्यादा भयावह तब हो गई जब पुलिस कोट गरवी की स्थिति से निपट रही थी। तभी अचानक जामा मस्जिद से 2 किलोमीटर दूर नखासा चौराहे पर भी बवाल शुरू हो गया, जहां पर पुलिस पर जमकर पथराव हुआ। पुलिस ने नखासा चौक पर भी लाठीचार्ज किया। धीरे धीरे ये बवाल पोस्ट ऑफिस चौक और हिंदूपुरा खेड़ा पर जा पहुंचा। ये वो इलाका है जहां से सपा सांसद जियाउर रहमान का घर बहुत पास है। सुबह करीब 10 बजे पुलिस ने सर्वे करने वाली टीम को मस्जिद से निकालकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया।
इसके बाद एसपी के बिश्नोई का वो रूप दिखाई दिया जिसमें वे हाथ में बंदूक लिए भीड़ को चेतावनी देते हुए नजर आए। कुछ देर के लिए मामला शांत तो हुआ, पुलिस ने राहत की सांस ली, लेकिन कहा जाता है कि तभी भीड़ की तरफ से अचानक फायरिंग भी शुरू हो गई, जिसके बाद पुलिस द्वारा हवाई फायर किए गए। तभी 10 से 12 साल के मासूम बच्चों को आगे करते हुए उनसे पथराव कराया गया। एक तरफ कप्तान के बिश्नोई समझाने की कोशिश करते रहे, लेकिन भीड़ की तरफ से हमला लगातार जारी रहा, जिसमें एसपी के बिश्नोई के पैर में चोट लगी, सीओ अनुज चौधरी के पैर में चोट लगी, वहीं डिप्टी कलेक्टर घायल हो गए। पुलिस को इनपुट मिली कि भीड़ हिंदू इलाके में जा सकती है, जिससे हिंसा भयावह रूप ले सकती है, जिसके बाद पुलिस ने पूरे इलाके को घेर लिया और लोगों को बाहर नहीं आने दिया। वहीं जब स्थिति कंट्रोल के बाहर जाती दिखी तो पुलिस ने भीड़ पर आसपास पड़े पत्थर को उठाकर भीड़ पर पथराव करना शुरू किया और जो पकड़ में आया उसे हिरासत में लेना शुरू कर दिया। इसके बाद पूरा दिन होते होते करीब 2:30 बजे पुलिस इस पूरे बवाल को शांत करा पाई। इसके बाद पुलिस ने नगर पालिका संभल की मदद से मस्जिद के आसपास फैले जूते चप्पल को हटवाया, जिसे हटाने के लिए 4 ट्रैक्टर ट्रालियों की मदद लेनी पड़ी। क्या बवाल की पहले से थी प्लानिंग? इस पूरे मामले में ट्विस्ट तब आया जब इस बवाल में 4 मृतकों की पहचान हुई। मृतकों के नाम नईम, बिलाल, नुमान और कैफ बताए गए, जिसमें नईम कोट गरवी का ही रहने वाला था, बिलाल सराय तरीन का रहने वाला था, वहीं नुमान हयात नगर का रहने वाला था। बिलाल और नुमान के घर की दूरी देखी जाए तो 5 किलोमीटर के करीब है। इसका मतलब इस पूरे हंगामे और बवाल के लिए पहले से ही लोगों को मौके पर आने के लिए बोला गया था। इस पूरे हिंसा पर सरकार ने 29 नवंबर 2024 को न्यायिक जांच आयोग गठित किया, जिसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज देवेंद्र कुमार अरोड़ा, रिटायर्ड आईएएस अमित मोहन और रिटायर्ड आईपीएस अरविंद कुमार जैन को शामिल किया गया। जिसके बाद इस न्यायिक आयोग की जो जांच रिपोर्ट सरकार को सौंपी गई, उस पर अब बवाल मचा हुआ है। इस रिपोर्ट में ऐसे खुलासे किए गए जिनके सामने आने के बाद कई लोगों की जुबान पर ताले लग गए हैं। वहीं दूसरी तरफ उन लोगों की टेंशन बढ़ गई है जो इस पूरी घटना की साजिश को पर्दे के पीछे से ऑपरेट कर रहे थे। लेकिन आखिर इस रिपोर्ट को तैयार कैसे किया गया, वो शॉर्ट में समझ लीजिए। इस रिपोर्ट को तैयार करने के लिए न्यायिक आयोग ने जहां पुलिस अधिकारियों और प्रशासनिक अधिकारियों से बात की, तो वहीं 2 दिन न्यायिक आयोग 2 दिन के लिए सरकारी गेस्ट हाउस पहुंचा था, जहां पर स्थानीय लोगों ने आकर अपना बयान दर्ज कराया। इस बयान को दर्ज कराने से पहले पूरे इलाके में लाउड स्पीकर के माध्यम से अनाउंसमेंट कराया गया था, जो भी व्यक्ति अपना बयान दर्ज कराना चाहता है वो पहुंच जाए। लेकिन इस गेस्ट हाउस में किसी भी तरह के पत्रकारों के जाने की अनुमति नहीं दी गई थी। लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि इस पूरी घटना में इसे कवर करने वाले पत्रकारों ने भी बहुत सी चीजें अपनी आंखों से देखी थी, जिन्हें पहले तो लखनऊ बुलाकर बयान दर्ज कराने की बात सामने आई, लेकिन बाद में बहजोई मुख्यालय पर ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करीब 2 दर्जन स्थानीय और दिल्ली से आए पत्रकारों से 15 से 20 सवाल पूछेगा। वापस आते हैं संभल हिंसा की न्यायिक रिपोर्ट पर, जिसमें आज़ादी के समय से लेकर अब तक संभल में कितने दंगे हुए और हिंदुओं की संख्या इलाके में कैसे कैसे घटी, उस पर विस्तार से बताया गया। इस रिपोर्ट में चौंकाने वाली बात यह रही कि संभल के मुसलमानों में भी कन्वर्टेड पठान मुसलमान से तुर्क मुसलमानों की नफरती सोच का भी जिक्र किया गया। रिपोर्ट्स की माने तो तुर्क खुद को इस देश का मालिक और हिंदू व कन्वर्टेड हिंदू पठानों को अपना गुलाम और नौकर समझते हैं। इसलिए लड़ाई तुर्क और कन्वर्टेड हिंदू पठान के बीच हो गई। तुर्क समुदाय का संभल में राजनीतिक वर्चस्व है। रिपोर्ट में बताया गया है कि बर्क ने पठानों को तुर्कों का गुलाम कहा। रिपोर्ट में कहा गया है कि इसी बयान के बाद संभल में माहौल भड़क गया। जब कन्वर्टेड हिंदू पठानों ने इसका विरोध किया तो 24 नवंबर को दोनों पक्ष आमने सामने आ गए। इस दौरान क्रॉस फायरिंग में 4 लोगों की मौत हो गई, लेकिन प्रदेश सरकार की शक्ति
और पुलिस की मौजूदगी ने हिंदू बस्तियों को मौत के मुंह में जाने से बचा लिया। हिंसा के बाद उपद्रवियों को बाहर से बुलाया गया था, फिर भी दंगा फैल नहीं सका। संभल के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि पुलिस की शक्ति से हिंदू बच गए। सूत्रों की माने तो रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क, विधायक इकबाल महमूद के बेटे सुहेल इकबाल और जामा मस्जिद की इंतजामिया कमेटी ने मिलकर हिंसा की साजिश रची। जब मस्जिद में सर्वे चल रहा था तभी हिंसा भड़काई गई ताकि सारा दोष हिंदुओं पर थोपा जा सके। 22 नवंबर 2024 को संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क ने जामा मस्जिद में भड़काऊ भाषण दिया। उन्होंने कहा कि हम इस देश के मालिक हैं, नौकर और गुलाम नहीं। सूत्रों के मुताबिक रिपोर्ट्स में बड़ा खुलासा किया गया है कि आज़ादी के वक्त साल 1947 में संभल में 45% हिंदू आबादी थी, लेकिन आज सिर्फ 15% हिंदू बचे हैं। यानी कि पिछले 78 साल में करीब 30% हिंदू या तो पलायन कर गए या धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर हो गए। आतंकीय संगठनों के पैर भी संभल में पसरे हुए हैं। अलकायदा, हरकत उल मुजाहिदीन जैसे आतंकवादी संगठन संभल में अपने पैर पसार चुके हैं। वहीं संभल का ही रहने वाला साई शाठा पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के साथ मिलकर जाली नोटों का कारोबार करता था। और हैरानी की बात तो यह है कि साठा गिरोह दंगों के दौरान काफी सक्रिय था। हिंसा में कई विदेशी हथियार इस्तेमाल किए गए जिन पर मेड इन US से लिखा हुआ था। रिपोर्ट्स में गवाही देने वालों ने बड़ा दावा किया है। उनका दावा है कि जहां पहले शिव मंदिर और हिंदुओं का कुआं हुआ करता था, वहां आज मस्जिद और चबूतरा खड़ा है। पहले सावन और सोमवार को यहाँ पूजा अर्चना होती थी, लेकिन अब वहाँ नमाज अदा की जाती है। 450 पन्नों की इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि संभल में अब तक 15 बड़े दंगे हो चुके हैं। साल 1978 के दंगों के बाद हिंदू आबादी तेजी से घटने लगी। जबरन धर्मांतरण कराए गए, हिंदुओं की संपत्तियों पर कब्जे हुए और मौत या पिटाई के डर से कई परिवारों ने धर्म बदलना स्वीकार कर लिया। संभल में आज भी सैकड़ों मकान हिंदुओं के नाम पर दर्ज हैं, लेकिन उनके मालिक पलायन कर चुके हैं और उन पर कब्जा हो चुका है। संभल में अब तक 15 दंगे हुए हैं और 209 हिंदुओं की हत्या हुई है। साल 1936 से 2019 तक 15 दंगे हुए, जिनमें 213 मौतें हुई। इनमें 209 हिंदुओं की हत्या हुई। साल 1978 में होली के बाद 184 हिंदुओं का नरसंहार हुआ था, जबकि किसी भी मुसलमान की मौत नहीं हुई थी। सभी दंगों में मात्र 4 मुस्लिमों की मौत की जानकारी दस्तावेजों की पड़ताल में आयोग को मिली, जिनमें 2 मौत साल 1992 के अयोध्या में विवादित ढांचे के विध्वंस के बाद भड़के दंगे में हुई और 2 लोगों की मौत साल 2019 में CAA के दौरान प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा में हुई थी। फिलहाल अब जब न्यायिक आयोग ने मुख्यमंत्री को रिपोर्ट सौंप दी है, इसके बाद से कयास लगाए जा रहे हैं कि सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि साजिशकर्ताओं को यह पता था कि वहां सर्वे होना है। प्रशासन ने संभल जामा मस्जिद के प्रबंधन को इसकी जानकारी दी थी। संभवतः वहीं से सर्वे की बात लीक हुई और हजारों की संख्या में भीड़ जुट गई। इसमें सामने आया है कि बर्क ने तुर्कों को भारत का असली मालिक और दूसरों को नौकर और गुलाम बताया। इतना तय है कि विधानसभा सत्र के दौरान और 2027 के विधानसभा चुनाव में संभल आगे बहुत बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि आगे आने वाले दिनों में और क्या कुछ नजर आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, विजन न्यूज।